गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मेरी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी में हमारा जो इकाई नंबर 4 है, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनका आज हम परिचय लेने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त महीने में हम सब जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को मनाते हैं। तो 15 अगस्त के दिन हम कई ऐसे देशभक्ति के साथ साथ उन देशभक्तों को भी याद करते हैं और आज भी हम उन देशभक्तों के साथ साथ हमारे जीवन में उनके जीवन के जो मूल्य है, उन मूल्यों को अपने जीवन में, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का कार्य करते हैं। यानी कि उनकी जो देशभक्ति की जो भावना थी, वह भावना की लहर आज भी हमारे मन में बनी हुई है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज हम हमारे एक ऐसे ही देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद, उनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन मूल्यों के बारे में और उनका जो आकर्षक व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को आज हम यहाँ पे याद करने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन भी हम ऐसे कई देशभक्तों को याद करते हैं, उनके विचारों को दोहराते हैं, उनकी देशभक्ति को हम याद करते हैं। तो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जो है, उनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, यह जो गद्य है, उनके लेखक का नाम है सद्गुरु शरण अवस्थी। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो व्यक्तित्व था, उनका आकर्षक व्यक्तित्व था, उनके बारे में हमें जानकारी दी है। उनका जन्म जो है वह 1901 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वह सन 1973 में हुई थी। अब सबसे पहले हमारे जो आज के लेखक है सद्गुरु शरण अवस्थी, उनका परिचय ले लें। तो सद्गुरु शरण अवस्थी जो है वह मूलतः नाटककार जो है, वह नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में एवं समीक्षक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य को योगदान दिया है। कानपुर में BNSD कॉलेज के वह आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल और प्रमित प्रतीक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में देखो, संस्मरण जो है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों के? संस्मरण मतलब उनके जीवन में जो यादगार बातें होती है, यादगार जो प्रसंग जिसे हम कहते हैं, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे सद्गुरु शरण अवस्थी जो है, उनका यह एक संस्मरण है। तो इस संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व का तथा उनकी निडरता पर हमें दृष्टिपात किया है, यानी कि उनका वर्णन किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी। इस वीर बच्चों, यहाँ पे देखो, यह जो है ना लिखा हुआ है कि आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर और मितभाषी, यह उनके गुण है। ठीक है, ऐसे वह संस्कारी वीर पुरुष थे। मतलब कैसे? तो ऐसे संस्कारी वह वीर पुरुष थे और इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी ही चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी हुई अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने यहाँ पे प्रकाश डाला है। बच्चों, आज हम हमारे जो लेखक है
सद्गुरु शरण अवस्थी जी, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो समय बिताया था, उस समय के माध्यम से उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो उनकी जो नज़दीकियाँ थी, इस नज़दीकी के कारण उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव और उनकी जो मान्यताएं थी, उनसे जो जुड़ी हुई बातें हैं, इस बातों को इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने हमें यहाँ पे दृष्टिपात किया है, यानी कि उसका वर्णन किया है, उस पर प्रकाश डाला है। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी है, यानी कि सजग हो जाना, उसका अर्थ क्या होता है? जाग जाना। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का यह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोंचे और देह में लगी हुई घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं, पर मन पर लगी हुई चोट और हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। यानी कि समय सबसे बड़ा औषध है। यहाँ पर विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना। ठीक है, समय आने पर जिस बात को हम भूलते हैं, तो कभी कभी हमारे जीवन के साथ ऐसी बातें जुड़ जाती है जिससे हमारे हृदय को चोट लगती है, और वह चोट हम तभी भूल सकते हैं जब हम उसे भूलने, यानी कि समय बीतता जाता है तो हम आघात को भूलते रह जाते। तो समय ही सबसे बड़ा औषध होता है। अगर शरीर पर चोट लगे ना बच्चों, तो खरोंचे आ जाती है, जिसे कहते हैं कि दाग रह जाता है। लेकिन मन की चोट जो है वह तो समय आने पर ही ठीक होती है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के जो स्वाध्याय से हमें मिलती है। विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन, यानी कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पुरानी बातों को हम याद करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसी बात को भूलना है, किसी ऐसे संस्मरण को भूलना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम संतों का सत्संग करें, विराग में डूबकर अनुष्ठान, यानी कि धर्म में डूबकर अनुष्ठान वगैरह करें, ताकि हम उस घाव को भूल सकें। संतत्व यानी कि साधुता जैसा जीवन जीने लगेंगे, वैरागी हो जाएंगे, तो हम उस समय को भूल जाएंगे। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न होना, तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन खुरेद देते रहे और जीवन जो है वह कोड की खाज हो जाएगा। जीवन जो है कोड की खाज हो जाना। किसी के शरीर पे अगर, जिसे हम कहते हैं कि कोई ऐसी बात है जो हमारे जीवन को दुख देती है, यानी कि संकट में हमारा समय जो है वह बीतता है, तो उस समय को अगर हम याद करते रहेंगे तो हमारा संकट जो है वह कभी भी पूरा नहीं होगा। कोट की खाज होना मतलब कि संकट पे संकट आते रहना, जिसे हम कहते हैं कि एक बात को अगर हम बुलाकर फिर उसी बात को अगर हम दोहराएंगे तो हमारी जो भी मुसीबतें हैं वह कम नहीं होगी, लेकिन बढ़ती जाएगी। यानी कि अपने अपने घाव, हर व्यक्ति अपने जीवन के घाव को अगर बार बार याद करता रहेगा तो उनका जीवन जो है वह संघर्षमय हो जाएगा। जीवन जीने की चाह उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वह दुखी हो जाएगा। इसलिए संसार में विस्मृति यानी कि भूलना ही उसका औषध है। अगर व्यक्ति भूलेगा नहीं, बुरी बातों को याद करता रहेगा, तो वह दुखी होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि बुरे समय को भूलना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्षण आते ही और चले भी जाते हैं, यानी कि समय जो है वह रेत की तरह होता है, कभी भी ठहरता नहीं है। समय जो है वह बीतता चला जाता है।
उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती, यानी कि समय जो है वह रेत की तरह होता है, वह चक्कर लगाता है। आवर्तन का अर्थ क्या होता है? चक्कर खाना, मनोमंथन करना। यानी कि अगर हम स्मृतियों से जुड़े रहेंगे तो हमारा मन जो है वह कई सारी विडंबनाएं, परेशानी में पड़ जाएगा, और उसके कारण जो है वह ऐसा बनता है कि हमारा मन धुलता रहता है, और इस धुले हुए पाटव के भीतर से भी कुछ आकार जाकर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार जो है ना, वह क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं। यानी कि पुरानी जो बातें हैं, अगर उसे हम खुरोदते हैं, याद करते हैं, तो वह अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। और जो बुरी बातें हैं, अगर उसे हम याद करते रहेंगे तो हमारी मुसीबतें बढ़ती रहेगी। तो ऐसी बातों को हमें याद करना नहीं चाहिए। तो हमारे जीवन में जो विस्मृत स्मृतियाँ हैं, उस स्मृतियों की छाप में हमें ऐसी घटनाएं जीवन से जो जुड़ी हुई है, जो बुरी है, जिसे हमारा मन जो है वह दुखी होता है, तो उसे हमें संसार में विस्मृति में डाल देना चाहिए, यानी कि उसे भूलना चाहिए। चाहे स्वतः कितने, यानी कि अपने कितने ही सुखपूर्ण हो, वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमीप छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा भी करती है। मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे, और उनकी स्मृति मन का पुण्य है। यानी कि ऐसी व्यक्ति की यहाँ पे बात की गई है जिसे खुरेदने से मन जो है वह संतत्व, यानी कि साधुता जिसे महसूस करता है। यहाँ पे हमारे जो लेखक है सद्गुण शरण अवस्थी जी, उन्होंने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनके संस्मरण, यानी कि उनको आज फिर से यहाँ पे याद किया। उनकी स्मृति जो है, उनके स्मृति पट में आज जो उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वह उसे याद करते हैं और उसे यहाँ पे दोहराते हैं। वह कहते हैं कि कई बार हमारी स्मृति जो है वह अच्छी छाप छोड़ती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी स्मृति जो है वह हमारे शरीर में खरोंचे डालती है, मन में खरोंचे डालती है। तो ऐसी स्मृति को क्या करना चाहिए? विस्मृत कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए। अगर हम उसे भुला नहीं देंगे तो हम अपने जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करेंगे, और जीवन जीने की चाह भी हमारी कम होती जाएगी। लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की स्मृति को याद करता हूँ जिसको याद करते ही मन में संतत्व और वैराग की वर्षा हो उठती है। और ऐसे ही थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका व्यक्तित्व, जिनके साथ जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो परिस्थिति है, उन स्मृति को अगर हम याद करें तो हमारा मन जो है वह पुण्य हो जाएगा। मेरा मन, यहाँ पे कवि, हमारे जो लेखक है, वह कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने जो जीवन काल बिताया है, ठीक है, जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ नज़दीक थे, तो वह कहते हैं कि मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। वह हमारे जो अवस्थी जी थे, वह चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कई बार मिले हुए थे, भेंट हुई थी उनकी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। हमारे जो अवस्थी जी जो लेखक है, उनके छोटे भाई जो थे आज़ाद जी जो है, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, वह उनके छोटे भाई के मित्र थे, और इसी कारण वह चंद्रशेखर आज़ाद से कई बार मिले हुए थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और जब भी उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, उस समय वह उनके जो छोटे भाई के जो
मित्र थे, इसके कारण उसे जो नाम से पुकारते थे, यानी कि उसे हमें हमेशा भैया कह के पुकारते थे। किसी के घर, किसी की सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन या किसी हालत में वे दिन के किसी भी क्षण में मुझे मिले थे, यानी कि किसी न किसी संजोग से, किसी न किसी कारणवश वह मुझे मिलते थे। घर पे, सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पर किसी ऐसी परिस्थितियाँ हो, हर समय वह मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, उनसे मुलाकात हो जाती थी। उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति, यानी कि अवस्थी जी के प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया है। अग्रज का सम्मान प्रदर्शित करना मतलब वह उसे बड़े भाई के रूप में मानते थे, ठीक है, बड़े भाई से सम्मानित करते थे। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े ही कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे। देखो, जो क्रांतिकारी होते हैं वह वचन से बड़े ही दृढ़ होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि वह अपने वचनों से पक्के भी होते थे और साथ ही बड़े ही कृपा और मंतव्य से बड़े गोप्य, यानी कि कोई भी बात वह छिपाते नहीं थे। पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव भी नहीं रखा। उन्हें भय बिल्कुल न था, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वह निडर व्यक्ति थे। आकर्षक व्यक्तित्व तो था ही, लेकिन उनके साथ साथ वह एक निडर व्यक्ति थे। यहाँ पे अवस्थी जी ने चंद्रशेखर से जो उनकी नज़दीकियाँ थी उनके बारे में बताया है। उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव भी नहीं रखा। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपाकर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। वह निडर थे, निडर व्यक्ति थे। लेखक जो है वह कहते थे, लेखक ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वह एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ वह निडर थे और उसे अपने पर पूरा विश्वास था कि वह जीते जी किसी के भी हाथों में नहीं आएंगे। उनको अपने पे पूरा विश्वास था। इतना ही नहीं, उनकी जो कमर में लटकती हुई जो पिस्तौल थी और कंधे पर जो कारतूस की पेटी थी वह सदा अपने पास रखते थे और इसी के सहारे वह कहते थे कि जिस लोगों ने मुझे आश्रय दिया है मैं उस पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। और बड़े ही दूरी पे वह हमेशा अपनी जो पिस्तौल है उसकी आवाज़ करेंगे, यानी कि जिस घर में वह रहेंगे उस घर की वह रक्षा करेंगे, वह निश्चित होकर वह कहते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराइयां भी की होगी, पर हम दोनों का पारिवारिक आदर बढ़ता ही गया। पारस्परिक मतलब परिवार की भावना, पारस्परिक यानी कि परस्पर, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न मात्र था और उनके विचार पक्ष की शक्ति जो है वह मुझ में न थी। उनका विचार कर्म की शोभा था। यहाँ पे लेखक अवस्थी जो है वह ऐसा कहते हैं कि हमारे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद और उनके विचारों में थोड़ी सी मतभेद था, थोड़ी सी भेदभावना थी। वह जो है वह गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से जुड़े हुए थे। कौन? चंद्रशेखर जी नहीं, लेकिन हमारे लेखक अवस्थी जी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह तो हिंसावादी थे। तो इसलिए दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ पारस्परिक भावना रखते थे, यानी कि अपने अपने विचारों में दोनों ही ईमानदार थे। तो यहाँ पे
लेखक जो है वह ऐसा कहते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, भले ही वह अहिंसावादी, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व के कारण मैंने उनके साथ घंटों समय भी बिताया था। और उनके विचार में मेरा जो तर्क था वह यह था कि वह हिंसावादी थे और मैं अहिंसावादी था। यानी इन दोनों की विचारधारा जो है उसमें भेदभाव दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे उन्होंने कहा कि योगक्षेम का प्रकाश था। उनके विचारों में योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह यकीनन अपना जो भी कार्य है वह लेखक से पूरा करवा कर ही रहते थे और लेखक को भी उनका कार्य करने में बड़ा ही गौरव, बड़ा ही आनंद भी मिलता था। क्रांतिकारी के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतकाल में हुए उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे। मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देकर प्रसंग टल जाया करता था। उनका शक्ति शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता उनकी प्रतिकृति। अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो लेखक जो है वह ऐसा कहते हैं कि क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य उन्होंने किए हैं और इस कार्य की जब बात उन्हें पूछी जाए तो वह बेधड़क से कह भी देते थे। और उनका शरीर जो है वह शक्ति का पुंज था, यानी कि बड़े ही वह शक्तिशाली थे। ठीक है, उनका शरीर जो है वह बड़ा ही शक्तिवर्धक था और उनके साथ साथ उनमें आत्मनिर्भरता का गुण भी था। उनकी स्फुरित शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। वाणी की शोभा मौन थी, यानी कि वह मृदुभाषी थे, भरोसा करने वाले, अपनेपन वाले, निडर थे और जिसे कहते शक्तिशाली थे। इनके साथ साथ आत्मनिर्भर और मृदुभाषी ऐसा व्यक्तित्व जो है, ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व था। चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनके बारे में लेखक अवस्थी जी क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद शक्तिशाली पुरुष थे। वे हर प्रकार के जो उनके मुद्रा, मेरी मुद्रा में उनका अनुमोदन न देकर मतलब हर प्रकार के कार्य में वह निपुण भी थे। आत्मनिर्भर थे, मृदुभाषी थे, यानी कि कम बोलते थे और उनकी जो शिरा है यानी कि उनका मन जो है, उनका स्वभाव जो है वह उनका खून जो है वह जुनून से भरा हुआ होता है। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। कलगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वे वैसे ही खिलते थे। यहाँ पे आकर्षक व्यक्तित्व के साथ अवस्थी जी कहते हैं कि वे पंजाबी पगड़ी और सलवार हो या फिर खद्दर का कुर्ता और बंगाली धोती, कैसा भी पहरवेश यानी कि कैसी भी वेशभूषा में, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है वह बड़ा ही आकर्षक दिखाई पड़ता था। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरे पंजाबी परिधान में देखा है। हर प्रकार के वस्त्र में वे खिलते थे, यानी कि उन्हें हर प्रकार का पोशाक जो है वह खिलता था। बच्चों, आपको यहाँ पे ऐसा प्रश्न निकल सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद किन वस्त्रों में खिल उठते हैं, तो इसका उत्तर जो है वह इस तरह से बनता है कि चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप में खुले गले का कोट और दोनों पैरों में जो कछोटे से ढकने वाली धोती है वह पहनते थे, परंतु इसके अलावा वह जो दूसरा पहनावा वह कलगीदार पंजाबी पगड़ी भी पहनते थे
साथ में खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वह बहुत ही अच्छे लगते थे। सूट और हैट भी वह पहनते थे और इसमें भी वह जचते थे। तो इस तरह से पूरे पंजाबी परिधान में भी वह आकर्षक लगते थे। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते। इसके पहले जो हमने चर्चा की तो उसमें आपको ऐसा प्रश्न निकल सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषताएं। तो हमने यहाँ पे देखा कि उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं कि उनके जीवन में पवित्रता है, सामाजिक निर्मलता भी है, वह कम बोलते हैं, निडर है, अपना काम करने में वह बहुत ही जिसे कहते हैं कि निश्चित होते थे। तो ऐसी प्रतिभावान व्यक्ति जो है वह चंद्रशेखर आज़ाद थे। समय के साथ जो भी कार्य होता है वह कार्य करने में वह निपुण होते हैं। बच्चों यहाँ पे अवस्थी जी इस बात पे भी हमें हमारे लिए इस व्यक्ति के द्वारा यानी कि इस देशभक्त के द्वारा हमें भी यहाँ पे अवस्थी जी यह कहना चाहते हैं कि समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते हैं और चले जाते हैं। हमारी स्मृतियाँ जो है वह जुड़ी हुई है और कई स्मृतियाँ सुखद भी होती है, कई दुखद भी होती है, लेकिन कई ऐसी सुखद स्मृतियाँ जो होती है जिसे हम याद करते हैं ना तो हम उसे याद करते हुए आनंद में आ जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही देशभक्त को आज जो यहाँ पे याद करते चंद्रशेखर आज़ाद, तो हमारे मन में भी उस समय की जो देशभक्ति की भावना है वह भावना की लहर जो है वह जाग उठती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उनका लक्ष्य राजनैतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की जो बलवर्ती आकांक्षा यानी कि इच्छा थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना भी थी, उनका आलम्बन विदेशों के पशु बल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग के आने के कारण नष्ट भी हो जाते थे। उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे, पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम यानी कि कायरता और क्षमा का दूसरा नाम यानी कि आपत्ति था। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित भी कर दिया कि उन्हीं की कार्य पद्धति समीचीन है, यानी कि वह जो कार्य कर रहे हैं वही सच्चा है। यहाँ पे चंद्रशेखर जो है वह अपने कार्य प्रणाली के विषय में लेखक से कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी थे। तो लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी जो माउजर पिस्तौल थी, कंधे पर कारतूस की जो पेटी थी और उन्हें अपने पर पूरा विश्वास भी था कि वह जीते जी कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और जो उसे आश्रय देता था उस आश्रयदाता को वे हमेशा निश्चिंत रखते थे और कहते थे, स्पष्ट उन्होंने कहा था कि वह 4 घर दूर पहुंचकर वह तमंचा बजाएंगे और वो आश्रय दाता को वह कभी भी आपत्ति में नहीं डालेंगे। तो ऐसी व्यक्तित्व की जिसमें अडगता जो थी, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कवि जो है हमारे लेखक जो है वह ऐसा कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी के दौरान कई ऐसी बातों को दोहराया है। वह कहते हैं कि जिस कार्य पद्धति से वह कार्य करते वही श्रेष्ठ है, उसे वह श्रेष्ठ मनाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ऊपर से कठोर थे लेकिन भीतर से कोमल स्वभाव के थे। उनका कठोरपन देश को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए था, बलवंती इच्छा के कारण था, लेकिन सार्वजनिक कार्य पद्धति थी उनमें वह दया रखते थे, यानी कि दया का दूसरा नाम था कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। और क्रांति के मार्ग पर आकर वह नष्ट हो जाने वाले प्राणियों के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति थी। चंद्रशेखर आज़ाद हर क्रांतिकारी के लिए मानव हृदय रखते थे, कठोर भावना नहीं थी, यानी कि उनके जीवन में उनके भीतर में कोमल भाव थे। वह ऊपर से भले ही कठोर थे
ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाकविलास समझते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता था कि जिस मान्यता के मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरता, बुद्धिवाद और पलायन को अवसर मिले, उनके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। यहाँ पे लेखक जो है वह ऐसा कहते हैं कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह सहानुभूति, अपार सहानुभूति के राचक थे, यानी कि इसके लिए धर्म के बारे में अगर सोचे तो वह धर्म के बारे में कोई मतभेद रखते भी नहीं थे। साथ ही वह ईश्वर को मानने वाले तो थे, लेकिन ईश्वर की हर बात को सचोट रूप से वह मानते नहीं थे। पाप और पुण्य इन सब में वह विवाद के कारण उनका समय ऐसे ही बीतता चला जाता था। तर्क और वितर्क उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी पर आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित न भी मानते हो, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता में वे बड़े ही पोषक थे। इस बातों को वह अपनाते थे। कई ऐसी बातें थी जिससे वह अपने जीवन के साथ इस बातों को वह छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कई ऐसे भी निर्विवाद के रूप में वह कहते हैं कि निर्विवाद के रूप में उन्होंने ऐसा कहा है कि मान्यता से मन में हिचक होता है, शैथिल्यता, कार्यभीरता, पलायनवाद ऐसे अवसर आते, ऐसे अवसर को वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे। वो इस भाव को वह समझ सकते थे, लेकिन आज़ाद के बीच जो पारस्परिक आदर था, बढ़ता था, क्या था कि वह अपने अपने विचारों में ईमानदार भी थे, यानी कि पारस्परिक आदर उनका हमेशा बढ़ता रहता था। पाप और पुण्य के अनेतार्थ में वह विवाद नहीं रखते थे। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ, हाँ, पाप और पुण्य की अनेकार्थ और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो, कदाचित भी न ही मानते हो, परंतु जीवन की पवित्रता पर वो उन्होंने प्रकाश डाला था। इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि हत्याओं को बेधड़क कर डाले हाथ जो है वह स्पर्श में कोमल नागरिक भी हो सकते, यानी कि अपनी पिस्तौल से उन्होंने कई ऐसे लोगों को तो मारा होगा, लेकिन यह हाथ ऐसे भी है जो दूसरों की सहायता भी करता है, यानी कि घटना और परिस्थितियों में वह अड़कर रहा हो। चंद्रशेखर आज़ाद को साहित्य से बड़ा ही शौक भी था, साहित्य रुचि थे, तो उपन्यास और कहानी और काव्य की रचना में भी वह ऐसे ही अमर हो गए हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के वे पोषक थे, बराबर, इस बात को यहाँ पे गौर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब मैं उनकी मनोहार मेरे सामने घूम रही है, यानी कि उसकी तस्वीर दिखाई देती है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हैं, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात होता है। राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे। आज देखो कई जगह पे उसके स्टैचू भी है। इतिहासकार अपनी पुस्तकों और उनकी प्रशंसा के सजावे और उनके महत्व का निर्णय कर रहे हैं। साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचनाएं करके उन्हें अमर बना दे। संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे क्रांतिकारी को याद करते हुए हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। परंतु मेरे ऐसे अलग दिखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों के कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर, यानी कि सफ़ेद कागज, धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है। इन पंक्तियों की उकसाने में भी वही है।
उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए है और उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियों को मैं अर्पित करता हूँ। लेखक जो है वह कहते हैं कि आज भी इस माहौल में हम ऐसे महान गुणी व्यक्ति को भूल नहीं सकते। प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने और भूलने की जो शक्तियाँ प्रदान की है, बरोबर, ठीक है, जिससे हम सुखों की पल को भी याद कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो कई ऐसे भी पल हैं जो हमारे मन को बार बार दोहराने पर दुख देता है, भूलने की हम कोशिश करते हैं। तो आज एक ऐसे क्रांतिकारी को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए विस्मृति मनुष्य को ईश्वर की ओर अमूल्यता वरदान जो देते हैं, ऐसे वरदान रूप हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे लेखक अवस्थी के साथ उन्होंने जो जीवन बिताया था, इसके बारे में यहाँ पे वह ज्ञात कराते हैं। इन्होंने आज़ाद जो एक क्रांतिकारी थे, लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह ही आज़ाद जो है वह घूमते थे और उनकी व्यक्तित्वता भी वैसी ही थी। उनके जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता जो उनके पोशाक थे, यह उनके पोशाक थे। और उनके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जब वे पूरे पंजाबी परिधान में थे तब बड़े ही आकर्षक लगते थे। यानी कि उनके वस्त्रों के बारे में भी यहाँ पे उन्होंने दृष्टिपात किया है। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनको लोग आज किस किस तरह से दोहराते हैं। तो उपन्यास है, कहानियाँ हैं, काव्य की रचनाएं हैं, इन सब में साहित्यकारों ने चंद्रशेखर आज़ाद को स्मृत करके यानी कि याद करके उन्हें अमर बना दिया है। तो आज हम ऐसे ही विशेष व्यक्ति, हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में आज हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से उनका जीवन का जो समय था, उनके जीवन में देश के प्रति जो विचारधारा थी, उनको हमने आज यहाँ पे अच्छी तरह से अध्ययन किया। बच्चों, आज हमारा यह चंद्रशेखर आज़ाद जो गद्य है वह पूर्ण होता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।